नमस्कार, मैं प्रेरणा शाह। आज इस वीडियो के माध्यम से गुजरात के ऐतिहासिक शहर पाटन के बारे में एक ऐसा रहस्यमय इतिहास आप जानेंगे जो ना कभी आपने सुना होगा, ना कभी आपने सोचा होगा। ये पूरा वीडियो देखने से पहले आपको बस एक छोटा सा काम करना है। हर किसी के पास 100 रुपए की नोट तो होती ही है, राइट? तो ये वीडियो देखने से पहले सिर्फ एक 100 रुपए की नोट निकालकर साइड में रख दीजिए, क्योंकि वीडियो के अंत में यही 100 रुपए की नोट आपके बड़े काम आने वाली है। अभी तो हम महाराष्ट्र के कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, पर मैं बचपन से यही सुनती आ रही हूँ कि हमारा मूल गांव गुजरात स्थित पाटन है। 8 या 10 पीढ़ी पहले हमारे पूर्वजों ने सिर्फ एक जोड़ी कपड़े में पाटन शहर छोड़ा था। कहा जाता है कि तब के समय में, मतलब 11वीं सदी में, आज से 950 साल पहले पूरा पाटन शहर छोड़कर लोग बाहर निकले थे और वो कर्नाटक, महाराष्ट्र में जगह जगह फैल गए। जैसे जो लोग महाराष्ट्र में आए उनमें से बहुत सारे लोग कोल्हापुर, सांगली, कराड, सातारा ऐसी जगहों पर रहने लगे। साल बीतते गए, हमारी हर एक पीढ़ी अगले पीढ़ी को बस इतना ही बताती थी कि हमारे पूर्वजों ने गुजरात का पाटन शहर छोड़ा था, पर इस बात का जिक्र किसी भी पीढ़ी ने नहीं किया कि पूर्वजों ने पाटन छोड़ा क्यों। तो हमारी कई पीढ़ियों को ऐसा भी लगा कि शायद उस समय में गुजरात में आर्थिक मंदी रही होगी, तो व्यापार उद्योग करने के हेतु बहुत सारे लोग पाटन छोड़कर महाराष्ट्र आए। पर एक बात मुझे हमेशा से ही अचंभित करती थी, कि अगर व्यापार उद्योग करने के लिए लोग गुजरात से महाराष्ट्र आए तो वे केवल एक जोड़ी कपड़े में क्यों आए, और एक ही साथ बहुत सारे लोगों ने पूरा पाटन शहर क्यों छोड़ा होगा। मेरी इसी उत्सुकता ने मुझे पाटन के उस इतिहास तक पहुंचाया जो पढ़ने के बाद, समझने के बाद मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जरा सोचिए, अपना घर, व्यापार, पैसा, सालों से बनाई हुई पूंजी और वो पाटन शहर जो तब के समय में गुजरात की राजधानी थी, ये सब कुछ छोड़कर जब एक जोड़ी कपड़े में एक रात में पूरा गांव बाहर निकलता है, तो क्या वो कहीं और जाकर व्यापार उद्योग बैठाने के लिए निकलता है या अपनी जान बचाने के लिए? नहीं, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नहीं, वो लोग उस रात बाहर निकले थे अपने आगे का हर एक वंश बचाने के लिए। उस काली रात का वो समय उनके लिए इतना ज्यादा दर्दनाक था कि उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस रात सिर्फ 2 ही चीजें लेकर वो पाटन से बाहर निकले, एक तो अपनी जान और दूसरा अपने वंश का सम्मान। बात है 11वीं सदी की। तब के समय में पाटन गुजरात की राजधानी थी। धन संपत्ति से भरपूर पाटन शहर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। तब पाटन में चौलुक्य यानी सोलंकी वंश, जो राजपूतों में से एक थे, उनका राज्य था। राजपूत होकर भी सोलंकी वंश ने जैन धर्म का स्वीकार किया था। 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक, मतलब लगभग 500 साल तक, सोलंकी वंश के हर एक राजा ने जैन धर्म में रहकर ही राज्य किया। इसी वजह से लगभग 90% पाटन शहर जैन समाज था। ईस्वी सन 1022 से राजा भीमदेव सोलंकी राज्य अनहिलवाड़ा, जिसे आज हम पाटन कहते हैं, उसके राजा बने। भीमदेव के राज्य में प्रजा यानी हमारे सभी पूर्वज बहुत ही खुश थे और सब कुछ बेहतर तरीके से चल भी रहा था। पर वो कहते हैं ना, खुशियाँ कभी कभी भाग्य को मंजूर ही नहीं होती। तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ईस्वी सन 1024 में मुगलों का शक्तिशाली राजा, जो गजनी साम्राज्य की गद्दी पर था, महाआक्रामक महमूद सोरटी सोमनाथ पर आक्रमण करने के लिए हजारों सैनिकों के साथ रवाना हुआ था। अगर आप आज भी कभी गुजरात में सोरटी सोमनाथ गए तो वहाँ सोमनाथ मंदिर में
हर रोज़ शाम को एक रेसर शो दिखाया जाता है। उस शो में अमिताभ बच्चन जी के आवाज़ में सोरठी सोमनाथ पर हुए हमलों का इतिहास बताया जाता है। अमिताभ बच्चन जी ने सोमनाथ पर हुए हमलों का जो दिल दहला देने वाला इतिहास बताया है, उसमें इसी महमूद के सोमनाथ पर आक्रमण का वर्णन भी आता है। कहा जाता है कि तब के समय में सोमनाथ के शिव मंदिर में सब कुछ सोने का था, मानो सोने का धुआं निकलता था, और वही सोना लूटने ये महमूद चला था। पाटन के राजा भीमदेव को महमूद के इस आक्रमण के बारे में पता चला। राजा भीमदेव नहीं चाहते थे कि सोमनाथ पर आक्रमण हो और सोमनाथ की सारी संपत्ति लूटी जाए। इसीलिए हमारे पूर्वजों के राजा भीमदेव अपनी पूरी सेना, अपनी पूरी ताकत लेकर महमूद को रोकने के लिए युद्ध पर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने महमूद के 3000 मुगल सैनिक अकेले ही मार गिराए, परंतु वे महमूद को नहीं रोक पाए। महमूद ने पूरा सोमनाथ लूटा। जब उसे भीमदेव की आने की खबर हुई तो वो भयभीत होकर सारा धन लेकर अपना रास्ता बदलकर गजनी की ओर निकल पड़ा। इस युद्ध के कारण राजा भीमदेव बहुत समय तक अपने राज्य पाटन से दूर थे। इसी बात का फायदा उठाकर मालवा के राजा भोज के सेनापति ने अचानक पाटन पर हमला कर दिया। कहा जाता है कि उस समय महमूद के मुगल सैनिकों ने भी पाटन पर हमला बोल दिया था। राज्य के 80% सैनिक और राजा बहुत दूर युद्ध लड़ रहे थे, और उसी समय जब राज्य पर 2-2 आक्रमण हो जाते हैं तो प्रजा तिलमिला उठती है। बस ये वही काली रात थी जब बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ अपनी और आने वाले हर एक वंश की रक्षा करने के लिए हमारे पूर्वजों ने एक ही रात में पूरा पाटन छोड़ दिया। लगभग सारी ही प्रजा जैन थी और युद्ध में हारकर वे मुगल नहीं होना चाहते थे। तब जो युद्ध में हार जाते थे उस राज्य और प्रजा के साथ बड़े ही जुल्म किए जाते थे। हार के वो जुल्म सहने से अच्छा हार के भी जीत हासिल करने का फैसला हमारे पूर्वजों ने किया, और कहीं ना कहीं उनका वो फैसला कामयाब भी रहा। हमारे दादा परदादा, उनके पिता, इन लोगों को ऐसे लगा कि हमारे पूर्वज पाटन छोड़कर आए हैं तो पाटन में हमारा कोई घर तो होगा ना। बहुत बार ये सारे लोग पाटन में जाकर कलेक्टर ऑफिस में पूछताछ कर बहुत कुछ कर आए हैं कि कैसे तो पता चले कि पाटन में हमारा घर कौन सा है, क्योंकि वो हमारे पूर्वजों की धरोहर है। कितना भी छोटा हो, एक ही रूम का हो, पर जो हमारे पूर्वजों का है वो हम देखें। इसलिए हर एक पीढ़ी ने प्रयत्न किए, पर हर एक प्रयास नाकाम रहा। सिर्फ हमारे ही पूर्वज नहीं, जिन जिन लोगों ने पाटन छोड़ा, ऐसे सभी लोगों में से किसी को भी नहीं पता कि पाटन में उनका घर कौन सा है। वैसे अगर आप कभी पाटन जाओगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे घर दिखेंगे जिनको ताले लगे हुए हैं, पर पता कैसे चलेगा ना कि इसमें से हमारा घर कौन सा है। तो आज मैं पहली बार आपको दिखाने जा रही हूँ कि पाटन में हमारा घर कौन सा है। 950 साल पहले हमारे पूर्वजों ने जो शहर छोड़ा था ना, सिर्फ शहर नहीं छोड़ा था, उस शहर में पीछे छोड़ी थी सिर्फ यादें। पर उन यादों में इतनी ताकत थी, उस सहनशीलता में इतनी ताकत थी, जो आज मुझे पहली बार हमारे पूर्वजों के घर तक ले आई है। चलिए आपको घर दिखाने से पहले सिर्फ एक रहस्यमय चीज दिखाते हैं। राजा भीमदेव ने ईस्वी सन 1064 तक राज्य किया। उसके बाद उनकी विधवा पत्नी रानी उदयमती ने एक इतिहास रचा, ऐसा इतिहास जो आज हमारे पूर्वजों की धरोहर भी है। एक ऐसा रहस्य जो सिर्फ मेरा ही घर नहीं, उन सभी लोगों का घर आपको दिखाएगा
जिन लोगों ने पाटन शहर 950 साल पहले छोड़ा था। आप तो जानते ही हैं कि ताजमहल प्रेम का प्रतीक है। शाहजहां ने अपनी बेगम के प्रति प्रेम दिखाने के लिए ताजमहल का निर्माण किया था। पर क्या आपने कभी सुना है कि राजा की मृत्यु के बाद एक विधवा रानी ने पूरे समाज के खिलाफ जाकर अपने पति के सम्मान में अपने पति के प्रति प्रेम स्वरूप एक विशाल बावड़ी का निर्माण किया हो? कहा जाता है कि पाटन के सारे लोग यानी हमारे पूर्वज जब युद्ध के समय शहर छोड़कर चले गए तो वे सारे लोग अपनी संपत्ति भी पीछे छोड़ के गए थे। राजा भीमदेव के मृत्यु पश्चात सिर्फ राज्य की ही नहीं बल्कि प्रजा की भी असीम संपत्ति थी। राजा के मृत्यु के कारण कोई भी दूसरा राज्य कभी भी पाटन पर हमला कर सकता था। उस समय सारे राज्य और प्रजा की संपत्ति को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी था। संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उस समय लॉकर नहीं थे, धरती माता ही सब कुछ थी। रानी उदयमती ने बड़े कुशलता के साथ अपने पुत्र कर्ण के साथ मिलकर पूरे समाज के विरोध में जाकर राज्य और प्रजा दोनों की संपत्ति जमीन के अंदर दफनाकर उस जमीन पर एक विशाल बावड़ी का निर्माण किया। एक ऐसी बावड़ी जो आपको पूरे विश्व में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। वास्तुशिल्प कला का एक ऐसा अनोखा उदाहरण है ये बावड़ी कि देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। इस बावड़ी को रानी की बावड़ी यानी गुजराती में रानी की वाव के नाम से जाना जाता है। इस बावड़ी का निर्माण रानी उदयमती ने ईस्वी सन 1063 में राजा भीमदेव के स्मृति में किया था। रानी की वाव 64 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 27 मीटर गहरा है। 1958 तक इस वाव के बारे में किसी को भी नहीं पता था क्योंकि ये जमीन के अंदर ढका हुआ था। खुदाई के वक्त मेहनत करने से आखिर इस अनोखी धरोहर के बारे में दुनिया को पता चला। 2014 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल कर लिया। उसके बाद जो भारत में नई नोट छपी उसमें जो 100 रुपए की नोट है उसके पीछे आपको देखने को मिलेगी रानी की बावड़ी। वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि एक 100 रुपए की नोट साइड में निकाल के रख लो, काम आएगी। जो रानी की बावड़ी पाटन में जाकर देखोगे वही 100 रुपए की नोट के पीछे है। जिनके भी पूर्वजों ने पाटन छोड़ा था, आप में से जितने भी लोगों का मूल शहर पाटन है और अगर आप अपना घर ढूंढ रहे हो तो ये 100 रुपए के नोट के पीछे जो रानी की बावड़ी छपी हुई है वही आपका घर है, वही हम सब का घर है। क्योंकि उस घर के नीचे ज़मीन के अंदर उस समय आपके पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने और सारे राज्य ने कमाई हुई जो संपत्ति थी वो संपत्ति गाड़ी गई थी। सिर्फ संपत्ति ही नहीं, हमारे पूर्वजों की यादें, धरोहर, सपने, हौसला, सफलता, त्याग और सहनशीलता, हर एक चीज़ का जीता जागता उदाहरण है ये रानी की बावड़ी। इसीलिए आप सबका और हम सबका अगर पाटन में कोई घर बचा है तो वो सिर्फ और सिर्फ रानी की बावड़ी है। जो 100 रुपए की नोट अभी आपके हाथ में है, हो सके तो इस एक नोट को हमेशा के लिए अपने घर के मंदिर में रख दे। जीवन में छोटी मोटी परेशानियां आने से हम डगमगा जाते हैं, हमें हारा हुआ महसूस होता है। जब भी आप परेशानी में हो और आपको लो फील हो रहा हो तो आप इस नोट के पीछे छपे बावड़ी को देखें और महसूस करें कि जो दुख आपके पूर्वजों ने सहे हैं, जो त्याग आपके पूर्वजों ने आपके लिए किया है, जो सहनशीलता आपके पूर्वजों में थी, उन सब के सामने आपके छोटे मोटे दुख कुछ भी नहीं है। अगर आज आप एक सुखी जीवन जी रहे हैं तो उसका पूरा पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ आपके पूर्वजों को ही जाता है। इस नोट के पीछे छपी बावड़ी गवाह है
पूर्वजों के किए हुए उस हर एक त्याग की, सहनशीलता की और आत्मसम्मान की, उस असीम त्याग, सहनशीलता, समर्पण में से 1% भी हम में आ जाए तो हमारे इस जीवन का सही मायने में हम उपयोग कर सकेंगे। राजा भीमदेव के बाद पाटन के राजा बने उनके पुत्र राजा कर्ण, उनके बाद राजा जयसिंह और उनके बाद पाटन के राजा बने राजा कुमारपाल। ये वही राजा कुमारपाल है जिनके गुणगान जैन धर्म में हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। आप किसी भी जैन मंदिर में सुबह शाम आरती मंगल दीवा करने जाएंगे तो उसमें आपको कुमारपाल राजा के गुणगान सुनने को मिलेंगे। वो कहते हैं ना, आरती उतारे राजा कुमारपाले। मंदिर में उपस्थित किसी भी व्यक्ति को कुमारपाल राजा बना के उनके हाथों आरती मंगल दीवा भी किया जाता है। इसका एक ही उद्देश्य होता है कि हम समझे कि राजा कुमारपाल कितने महान थे और उनमें से थोड़े गुण हम में भी आए। इतना ही नहीं, हर एक नवपद की ओड़ी में कुमारपाल राजा का रास वाचन 9 दिन किया जाता है। मतलब श्रीपाल राजा ने जो कुमारपाल राजा के गुणगान और इतिहास लिखे थे उसका साल में 2 बार 9 दिन के लिए वाचन किया जाता है। इतने गौरवशाली कुमारपाल राजा जो हमारे पूर्वजों के राजा थे। इतना ही नहीं, राजा भीमदेव ने अपने एक मंत्री विमल शाह की दिलवारा के जैन मंदिर बांधने में मदद की थी। आज भी दिलवारा के जैन मंदिर आबू पर्वत पर वैसे ही है जैसे वो 900 साल पहले बांधे गए थे। उसके अंदर जो कारागिरी की गई है वैसी कारागिरी आपको दुनिया में कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी। उस वक्त विमल शाह और राजा भीमदेव को दिलवारा के जैन मंदिर बांधने में 14 साल तक का समय लगा था। राजा भीमदेव, जिन्होंने दिलवारा जैसे न जाने कितने जैन मंदिर बनाने में अपना सहयोग दिया। राजा कुमारपाल, जिन्होंने लगभग आधे गुजरात में पशु प्राणियों की हत्या पर लगाम ही लगा दिया। उसके बाद आए राजा कुमारपाल के पुत्र राजा अजयपाल। मोहम्मद गौरी के साथ आबू पर्वत पर जो भयंकर युद्ध हुआ, उस युद्ध में राजा कुमारपाल के पुत्र राजा अजयपाल की मृत्यु हो गई। पति के मृत्यु पर शोक ना मनाते हुए और दुश्मनों के अधीन ना जाते हुए राजा अजयपाल की पत्नी रानी नैकी देवी ने एक ऐसा कदम उठाया जो इतिहास बन गया। आपने रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा, राजमाता जिजामाता का आपने नाम सुना होगा। उतनी ही शूरवीर योद्धा थी रानी नैकी देवी। पति अजयपाल के मृत्यु के बाद उसी आबू पर्वत के युद्ध के मैदान में मोहम्मद गौरी के साथ लड़ने गई रानी नैकी देवी ने मोहम्मद गौरी को युद्ध में हराया और वापस भगा दिया और पूरा पाटन वापस रानी नैकी देवी ने पति के मृत्यु के बाद भी जीत लिया और पूरे पाटन पर राज्य किया। ये है हमारे पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास। हमें गर्व है कि हमारे पूर्वज और हमारे पूर्वजों के राजा रानी, उनका इतना गौरवशाली रहस्यमय इतिहास आज हमें जानने को मिला। ये है पाटन की नगर देवी महाकाली माँ। ना ही ये कोई साधारण मंदिर है और ना ही ये कोई साधारण मूर्ति है। जो माँ की मूर्ति आप देख रहे हैं ये स्वयंभू प्रकट हुई है। पूरे भारत में 4 जगह माँ स्वयं प्रकट हुई थी। पावनगढ़ में माँ के सिर्फ नेत्र, कोलकाता में माँ का नाक, तो उज्जैन में माँ का चेहरा है। कहा जाता है हमारे पूर्वजों के राजा भीमदेव की तीसरी पीढ़ी मतलब गुर्जर नरेश सिद्धराज जयसिंह राजा की उग्र तपस्या के बाद 12वीं सदी में पाटन के किले में महाकाली माँ का पूर्ण चेहरे सहित रूप प्रकट हुआ। राजा की असीम भक्ति के बाद प्रकट हुई इस मूर्ति की
900 साल से पूजा की जाती है। तब के समय में केवल राजा ने ही नहीं, हमारे हर एक पूर्वजों ने महाकाली माँ की असीम सेवा भक्ति की है। 900 साल के बाद शायद पुनः माँ के दर्शन करने वाली हम सबसे पहली पीढ़ी है। सच में माँ की शक्ति असीम है, हमारे सोच से परे है। तभी आज हम हमारे पूर्वजों ने जिस माँ की भक्ति की उस माँ तक वापस पहुँचे हैं, और ये भद्रकाली माँ है। ये भी मूर्ति 900 साल पुरानी है। इस मूर्ति की स्थापना उस समय राजा ने ही की थी। अगर आप कभी भी पाटन गए तो सबसे पहले आपको पाटन की नगर देवी, आपके पूर्वजों की देवी, राजा और प्रजा की देवी महाकाली माँ और भद्रकाली माँ के दर्शन करने जरूर जाना है। बहुत सारे पाटन छोड़े हुए लोगों को ये भी नहीं पता है कि उनकी कुल देवी कौन सी है। पूर्वजों का नाम नहीं पता, घर का नहीं पता, तो कुल देवी तो कैसे ही पता होगी ना। पर वो कहते हैं ना, पंछी अपना घर ढूंढ ही लेता है, और ना ढूंढ पाए तो माँ स्वयं उसे घर तक ले जाती है। कई लोग अंबाजी की अंबा माता को कुल देवी मानते हैं। कई लोग पाटन के जैन मंदिर में जो पद्मावती माँ विराजमान है उन्हें कुल देवी मानते हैं, पर असल में ऐसा नहीं है। चौलुक्य राजपूत वंश के सभी राजा जिन्होंने जैन धर्म का स्वीकार किया था, राजा भीमदेव से लेकर राजा कुमारपाल तक, सभी वंशज, पूरी प्रजा, हमारे पूर्वज और जो भी तब के समय में पाटन में रहते थे, उन सब की एक ही कुल देवी माँ है, और वो है क्षेमंकरी माता। इन्हें खिंवज माता भी कहा जाता है। इनके कई जगह पर मंदिर है। हमारी पाटन वासियों की कुल देवी खिंवज माँ का प्रमुख मंदिर मूल स्थान राजस्थान में नागौर से 63 किलोमीटर तथा डिडवाना से 33 किलोमीटर की दूरी पर कठौती गांव में है। 935 वर्ष पुराना ये मंदिर एक ऊंचे टीले पर अवस्थित है। आप में से कई लोगों को यह भी आशंका आएगी कि जो राजा की कुल देवी है वह हम प्रजा की कुल देवी मतलब हमारी कुल देवी कैसे हो सकती है। देखिए, सबसे पहली बात, 500 वर्ष तक पाटन में जिस भी राजा ने राज्य किया उन्होंने जैन धर्म का स्वीकार किया था। राजा के नाम के पहले गुर्जर यह शब्द लगता था। तब के समय में जो राजा का धर्म था वही प्रजा का धर्म होता था, तो लगभग सारी प्रजा जैन बन गई थी। कुछ समय के पश्चात प्रजा ने भी अपने नाम के आगे गुर्जर यानी अपना सरनेम लगाया। धीरे धीरे गुर्जर का गुजर बन गया और बाद में गुजर का शाह या शाह, मेहता ऐसे सरनेम लोगों के नाम के आगे लग गए। तो इस बात में कोई भी आशंका नहीं है कि सोलंकी राजपूतों की और पूरे पाटन वासियों की कुल देवी माँ क्षेमंकरी ही है।